न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से अब एक्शन मोड में आ गई है और प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 10 दिनों के अंदर मोदी का ये दूसरा काशी दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर करीब 1 बजे का समय बताया जा रहा था कि वाराणसी पहुंचेंगे, यानी कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं और करीब 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात काशी को पीएम आज देने वाले हैं। इसमें करखियाओं में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाबाग में पार्किंग और इलेक्ट्रोग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम लोकार्पण भी शामिल है। पीएम मोदी वाराणसी के कारखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी स्कूल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण करीब 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस डेयरी में हर दिन करीब 5 लाख लीटर दूध के उत्पादन की भी सुविधा होगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ किसानों के लिए नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही बनारस डेयरी से जुड़े करीब 1.7 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों को करीब 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और आपको बता दें कि क्या क्या खासियत रहने वाली है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं और किन किन को लाभ मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग SH87 का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बनास काशी संकुल करखियाओं में 475 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। मोहन सराय दीनदयाल चकिया मार्ग का 6 लेन कार्य शुरू होगा जिसमें करीब 412 करोड़ के आसपास का खर्च बताया जा रहा है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड संयंत्र रामनगर बायोगैस पावर उत्पादन केंद्र होगा जिसमें करीब 19 करोड़ की लागत आएगी। आयुष मिशन के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल है। करीब 49.99 करोड़ का खर्च इसमें बताया जा रहा है और क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला का निर्माण पिंडरा में होगा। करीब 9 करोड़ के आसपास का खर्च इसमें होगा। तहसील पिंडरा में 2 मंजिला अधिवक्ता भवन का भी निर्माण होगा। राजमंदिर वार्ड का पुनर्विकास कार्य इसमें शुमार है। गढ़वासी टोला का पुनर्विकास कार्य इसमें शामिल है। नदेसर तालाब का विकास इसमें शामिल है। सोनभद्र तालाब का विकास इसमें शामिल है। शहर में करीब 720 स्थल पर उन्नत सर्विलांस कैमरा होंगे। बेनियाबाग पार्क में भूमिगत पार्किंग और पार्क का विकास कार्य भी इसमें शामिल है जिसमें करीब 90 करोड़ के आसपास का खर्च बताया जा रहा है। सभी विधायकगण और वहीं देश के अलग अलग हिस्से में अब तक ओमाइक्रॉन के कुल 268 मामले सामने आ चुके हैं और इस संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण पीएम मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा भी की जाएगी। देश में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामले कहीं कोरोना की महालहर का कारण ना बन जाएं, इसलिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को आगाह करते हुए कुछ सुझाव भी दिए थे। इसके एक दिन बाद ही राज्य सरकारें हरकत में आई और क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न तक को लेकर कई पाबंदियों का ऐलान भी किया गया है। कुछ राज्यों में 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य किया गया, तो कई विदेश से आने वाले कोरोना पॉजिटिव यात्रियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को अनिवार्य किया गया है। बताते चले कि ओमाइक्रॉन को संक्रमण को देखते हुए 15 राज्यों में अभी तक ये पहुंच चुका है। एहतियात बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और दिल्ली महाराष्ट्र में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पंजाब में उठापटक के बाद अब कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में नेतृत्व का सवाल गहरा गया है। जी हां, उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है क्योंकि आज हरीश रावत और प्रीतम सिंह को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। हरीश रावत शुक्रवार को दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करेंगे। बताते चले कि हरीश रावत के हाल ही में एक ट्वीट की तरफ से जो उनकी तरफ से किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड में सियासी संकट पैदा हुआ और अब कांग्रेस जो है पार्टी वो डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने हरीश रावत को मनाने में कोशिशें अब तेज कर दी हैं। हरीश रावत ने एक दिन पहले ही कांग्रेस से मोह भंग
पार्टी में मगरमच्छ, आराम करने जैसे कई ट्वीट करके पार्टी को चौंका दिया। हरीश रावत हाल ही में पंजाब मसला सुलझाने को लेकर सुर्खियों में भी रहे थे और अब वो खुद उत्तराखंड में उलझते नजर आ रहे हैं। हरीश रावत की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है, इसलिए उत्तराखंड चुनाव से पहले पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बीच मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव संबंधी बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिना चर्चा के बिल पास करवा रही है। आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ना लोगों की निजता का हनन है। मायावती ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अधिकारी बुलाते तो अपनी त्रुटियां वहां पर ये रखते हैं। और इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि वोट को जो है आधार कार्ड से जोड़ने वाली बात है, तो मैं इसके बारे में हमारी पार्टी का मत ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसको जल्दबाजी में पार्लियामेंट से ये पास कराना मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में पास कराने से पहले या इसको बिल को पास कराने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में इस पर खुली पहले बहस होनी चाहिए थी और ये बहस नहीं हुई। जल्दबाजी में इसको हाउस में लाया गया है, तो हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने की बात को सरकार ने अब खारिज कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का पता नहीं चला है। ऐसा बताया गया है कि माइटी की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT को ये जांच सौंपी गई थी, जिसके बाद उसने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। बताते चले कि मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग किए जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा था कि सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या। और उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि आज हजारों जिन्ना मिल सकते हैं जो न सिर्फ जमीन को बांटते हैं बल्कि लोगों को भी बांटते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के नेतृत्व वाले शासन की तुलना पूर्व पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल मोहम्मद जिया उल हक के शासन से की और बीजेपी पर लोगों के दिमाग में जहर भरने का भी आरोप लगाया है। हम तो इल्जाम देते हैं अली मोहम्मद जिन्ना को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान, अंबेडकर जी सबके साथ लड़ी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। मगर हमें उनसे एक गिला है, एक शिकायत है कि उन्होंने हमारे मुल्क का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया और आज हम उनका नाम लेने से गुरेज करते हैं। क्यों? कहते हैं जिन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। मगर अगर आज आप देखेंगे, आज हजारों जिन्ना हैं जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में अपना कोई योगदान नहीं डाला। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाहते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं ये। कहीं मुझे इनका एक नाम बताइए जो कभी जेल गए हो, एक लीडर का नाम बताइए जो। लैंसेट के एक स्टडी में कोविशील्ड को लेकर नई बात सामने आई है। दरअसल स्टडी के मुताबिक कोविड से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड से मानव शरीर को मिलने वाली सुरक्षा 3 महीने बाद कम होने लगती है, यानी कोविशील्ड का असर 3 महीने बाद कम होने लगता है। बताते चले कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उपयोग को बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए किया गया है। अब ऐसे में इस तरह की बात सामने आना काफी ज्यादा चिंताजनक है। कोविशील्ड को विकसित करने वाली कंपनी का
नाम एस्ट्राजेनेका है, जबकि इसका उत्पादन SII ने किया है। हालांकि लैंसेट ने हाल ही में किए गए अपने स्टडी के बाद कहा था कि कोविशील्ड कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचाव में काफी असरदार है। ये वैक्सीन मानव शरीर को कोरोना से 63% तक सुरक्षा प्रदान करती है। अध्ययन में कहा गया कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, वहां भी संक्रमण ज्यादा पाया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नए वेरिएंट के पाए जाने के कारण भी हो सकता है, लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि समय के साथ टीके की प्रभावशीलता कम हो रही है। नवंबर में सामने आए ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने कुछ नहीं कहा है। कोविड-19 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिर से कहर बरपा रहा है और यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले सप्ताह कोरोना के अधिकतम केस 93,045 थे। यूके के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को कोरोना के 106 करीब 1,06,122 संक्रमित सामने आए हैं मामले। ये एक दिन में कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ब्रिटेन में अब तक 24 घंटे में कोरोना के इतने केस नहीं आए थे। इसके साथ ही वहां कोरोना 28 दिन में 140 लोगों को निगल गया है। कोरोना की पिछली लहर में यूके में एक दिन में अधिकतम केस करीब 68,000 पहुंचे थे, लेकिन इस बार कोरोना आए दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो कोरोना का क्या स्वरूप होगा, ये कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, न सिर्फ कोरोना की, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओमाइक्रॉन ये नया वेरिएंट, नया स्वरूप कोरोना का देश भर में, दुनिया भर में दस्तक दे चुका है, जो अब और ज्यादा चिंताएं बढ़ा रहा है। डबल सेंचुरी भारत में कर चुका है। अब हालात और ज्यादा बुरे हों, बद से बदतर हों, इससे पहले ही एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चला है। 24 घंटे की अगर हम बात करें हर देश में, तो अब मामलों में तेज़ी आ रही है। जहां एक समय ऐसा था कि मामले कम होते नज़र आ रहे थे, अब फिर से मामले बढ़ रहे हैं और ओमाइक्रॉन के मामले भी हर देश में बढ़ रहे हैं। इजराइल में हमने देखा कि एक मौत हो चुकी है इसकी वजह से, ब्रिटेन में भी हमने देखा। तो ऐसे में अब हालात चिंताजनक हो रहे हैं। तो जहां एक तरफ ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, वहीं पर कहा जा रहा है कि हर देश को अब तैयार रहना होगा तीसरी लहर के लिए, क्योंकि हमने देखा भारत में भी पहली और दूसरी वेव के दौरान हालात क्या थे, मंजर क्या था। दूसरी वेव में तो हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे अस्पताल में, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता खत्म हो चुकी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे थे, लोग सांसों को मोहताज हो चुके थे, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। ऐसे में वो स्थिति पैदा दोबारा ना हो, इसलिए खुद से भी एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सरकारें इनिशिएटिव उठाते हुए लोगों के लिए अब जरूरी कदम उठाए। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि अब आगे क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी या फिर क्या नए दिशा निर्देश सरकार की तरफ से लागू किए जाते हैं। इससे पहले बीते कल राज्यों को चिट्ठी भी लिखकर कहा गया था कि वो भी अहम कदम, जो जरूरी कदम है, उठाएं, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भी अब आप सबकी, हम सबकी परेशानियों का एक नया कारण बन चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि लुधियाना से है। आपको बता दें कि लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है और इस ब्लास्ट की अभी वजह क्या है वो बताई नहीं जा रही। आप देखिए जरा तस्वीरें, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद की तस्वीरें। बताया जा रहा है इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि हड़ताल के चलते बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर नहीं थी, आनन फानन में लोगों में अफरा तफरी भी देखने को मिली है, भगदड़ का भी माहौल जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि वहां पर पैदा हुआ, क्योंकि ब्लास्ट जैसी घटना यहां पर हुई है, जिसके बाद लोग भी काफी संख्या में यहां पर इकट्ठा हो गए। लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं थे क्योंकि हड़ताल थी। उसी के चलते दूसरी मंजिल, आपको बता दें कि ये दूसरी मंजिल का मामला है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। 2 लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें जो मारे गए हैं, और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो लुधियाना कोर्ट परिसर का ये मामला है, दूसरी मंजिल पर ब्लास्ट हुआ है, 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।